तो सोचो कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग मतलब टॉप टियर इंजीनियर्स, ब्रिलियंट डॉक्टर्स या कॉम्प्लेक्स मैथ समझने वाले लोग, जब ये लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो अक्सर अपने पैसे क्यों गवा देते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है मार्केट में। राइट? अगर ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स और पैटर्न्स का खेल होता तो ये हाईली इंटेलिजेंट लोग हमेशा प्रॉफिट कमाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के इस हाई स्टेक्स दुनिया में किसी का आईक्यू नहीं काम आता। एग्जैक्टली उनका EQ यानी इमोशनल कोशेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि एक इंसान ने दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी है। ओह नाइस। उस कार का इंजन बिल्कुल टॉप क्लास है, एरोडायनेमिक डिजाइन है और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो किसी भी रेस को जीतने के लिए काफी है। बिल्कुल, मशीन एकदम परफेक्ट है। हाँ, अब वो इंसान उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ता है और सोचता है कि सिर्फ इस गाड़ी के एडवांस्ड फीचर्स की वजह से वो चैंपियन बन जाएगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। ड्राइवर का अपना मेंटल स्टेट। सही पकड़ा। उस कार को चलाने वाले ड्राइवर का दिमाग बिल्कुल ठीक स्थिति में नहीं है। वो ड्राइवर गुस्से में है, उसमें पेशेंस नहीं है और वो हर रेड लाइट पर किसी दूसरी गाड़ी से रेस लगाने की कोशिश करता है। राइट, वो इम्पल्सिव हो रहा है। तो क्या वो महंगी कार या उसका वो परफेक्ट स्टीयरिंग व्हील उस ड्राइवर को मंजिल तक बचाकर पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। गाड़ी चाहे जितनी भी अच्छी हो, बिना एक शांत और डिसिप्लिन ड्राइवर के एक्सीडेंट होना तय है। ये स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है कि आज हम किस विषय पर गहराई में उतरने वाले हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए बस एक होली ग्रेल इंडिकेटर मिल जाए। हाँ, या कोई मैजिक स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग सिस्टम ही वो गाड़ी ले जो उन्हें सीधा मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन वो खुद यानी उस कार के ड्राइवर अपने साइकोलॉजिकल फ्लॉज को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी इल्यूजन को तोड़ने वाले हैं। हमारे पास एंड्रयू अजीज की किताब मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आधारित एक बेहद सटीक समरी स्क्रिप्ट है, जिसका आज हम डीप डाइव करेंगे। और इस डिस्कशन का मिशन बहुत क्लियर है। हाँ, इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ट्रेडिंग की दुनिया में असली सफलता किसी सीक्रेट टेक्निकल सेटअप से नहीं आती। वो आती है अपनी खुद की साइकोलॉजी, अपने इमोशंस और डिसिप्लिन को मास्टर करने से। जो कि सबसे मुश्किल काम है। सही में। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या इस फील्ड को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, उन्हें बेसिक बातें तो पता होती हैं। हाँ, थ्योरी सबको आती है। राइट। उन्हें पता है कि डर और लालच नुकसान करवाते हैं, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर भी लॉस होने पर सबसे पहले मार्केट को ही दोष क्यों देता है? मार्केट आज बहुत खराब था, या मार्केट ने मेरे अगेंस्ट मूवमेंट दी। ये बहुत ही टिपिकल एक्सक्यूज है। तो ये ब्लेमिंग गेम क्यों शुरू हो जाता है अचानक से? देखिए, लोग मार्केट को इसलिए दोष देते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर अपनी खुद की गलती मानना ईगो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। ईगो प्रोटेक्शन मतलब? एग्जैक्टली। किताब के अनुसार असली समस्या मार्केट कभी होता ही नहीं है, बल्कि ट्रेडर का अपना बिहेवियर होता है। फियर, ग्रीड, इम्पेशेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ शब्द नहीं है। तो क्या है ये? ये डीप बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। जब एक ट्रेडर का लॉस हो रहा होता है तो उसके दिमाग में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। उसका लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ओह वाओ, तो लॉजिकली वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर रहा उस वक्त। हाँ, ऐसे में बाहर की स्थिति यानी मार्केट को दोष देना दिमाग के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। वो एक कंफर्ट जोन है जहां उन्हें खुद को फेस नहीं करना पड़ता। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। मैं मानता हूँ कि ईगो बचाना एक डिफेंस मैकेनिज्म है और लोग नेचुरली अपनी गलतियां नहीं मानते, लेकिन जब मार्केट सच में कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ या इवेंट्स। हाँ, और आजकल इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम्स हैं जो स्पेसिफिकली रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसे में ये कहना कि मार्केट तो बस मार्केट है और गलती सिर्फ ट्रेडर की है, क्या ये थोड़ा अनफेयर नहीं लगता? ये बहुत कॉमन कंसर्न है। कभी कभी तो मार्केट सच में एक प्रेडेटर की तरह बिहेव करता है जो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होता है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पेशेंस सच में हर बार एक बहुत अच्छी टेक्निकल स्ट्रैटेजी पर भारी पड़ जाते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि मार्केट, चाहे उसमें एल्गोरिदम्स काम कर रहे हों या बड़ी इंस्टीट्यूशंस, हमेशा अपने आप में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल? पर वो तो स्पेसिफिकली हंट कर रहे हैं ना। मार्केट एक बड़ा मैचिंग इंजन है।
उसे नहीं पता कि कंप्यूटर के उस तरफ कौन बैठा है, किसने किस दाम पर खरीदारी की है, या किसका कितना छोटा या बड़ा पैसा लगा है। राइट, उसके लिए सब डेटा है। बिल्कुल। अगर एल्गोरिदम स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं तो वो भी मार्केट का एक डेटा पॉइंट है। वो किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ पर्सनल साजिश नहीं कर रहे। हाँ, कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी निकाल रहा है। सही कहा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि इंसानी दिमाग उस न्यूट्रल डेटा को एक पर्सनल अटैक की तरह प्रोसेस करता है। ओह, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट हम पर अटैक नहीं करता, हमारा दिमाग हमें ये विश्वास दिलाता है कि अटैक हो रहा है। एग्जैक्टली। इसको न्यूरोलॉजी की भाषा में एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। एमिगडाला हाईजैक, ये क्या होता है? जब मार्केट तेजी से गिरता है या आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को पहचानता है, यानी एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। और उस वक्त ट्रेडर का रैशनल दिमाग यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। वेट, रियली? फिजिकली शट डाउन हो जाता है? हाँ, बायोलॉजिकली। स्ट्रैटेजी शायद चार्ट पर चीख चीख कर कह रही हो कि एक नॉर्मल पुल बैक है और यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन डर की वजह से ट्रेडर का दिमाग सिर्फ उस लाल रंग को एक फिजिकल खतरे की तरह देखता है। नहीं होती, बल्कि ट्रेडर का दिमाग उस स्ट्रैटेजी के सिग्नल्स को पढ़ने की क्षमता खो देता है। उसका इमोशनल बैलेंस फेल हो जाता है। वाओ। सो एसेंशियली मार्केट एक आईना है, एक मिरर है, जो सिर्फ ट्रेडर की इंटरनल मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर दिमाग में केओस चल रहा है तो स्क्रीन पर भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी केओस ही दिखेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समराइज किया आपने। लेकिन, और यहाँ एक बड़ा लेकिन है, अब सवाल ये उठता है कि अगर दिमाग बायोलॉजिकली इस तरह से वायर्ड है कि खतरा देखकर पैनिक करेगा ही करेगा, तो इस बायोलॉजी को फाइट कैसे किया जाए? राइट, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट को दबाना मुश्किल है ना? सिर्फ ये कह देना कि अपने इमोशंस कंट्रोल करो, एक हारा हुआ मैच जीतने की एडवाइस देने जैसा है। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर हकीकत में ये नामुमकिन जैसा है। असल जिंदगी में एडवाइस काम नहीं आते, सिस्टम्स काम आते हैं। और यहीं पर इस किताब का सबसे सॉलिड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क काम आता है, जहां बताया गया है कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। सही कहा। एंड्रू अजीज की इस किताब का कोर आइडिया यही है कि डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को एक लूज कॉन्सेप्ट की तरह नहीं लेना चाहिए। तो कैसे लेना चाहिए? इसे एक रिजिड बिजनेस स्ट्रक्चर की तरह इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस फ्रेमवर्क में रूल्स फॉलो करना कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली सोचकर देखते हैं। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक एम्प्लॉय ऑफिस जाए और कहे कि आज मेरा मूड नहीं है इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने का, तो क्या होगा उसका? या फिर वो कहे आज मैं इन्वेंट्री का सिस्टम अपनी मर्जी से चलाऊंगा क्योंकि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, तो उसका क्या नतीजा होगा? वो एम्प्लॉय तुरंत फायर कर दिया जाएगा। फॉर श्योर। और अगर सब ऐसा करने लगे तो पूरा बिजनेस कुछ ही दिनों में डूब जाएगा। वही सेम सिचुएशन एक इंडिपेंडेंट रिटेल ट्रेडर के साथ होती है, क्योंकि उसका कोई बॉस नहीं होता जो उसको फायर कर सके। ये सबसे बड़ा डबल एज स्वॉर्ड है ट्रेडिंग का। फ्रीडम है पर बॉस नहीं है। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक अकेले ट्रेडर के लिए जो अपने बेडरूम में लैपटॉप खोलकर बैठा है, उसके लिए एक बिजनेस चलाने का असली मतलब और फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, एक बिजनेस की तरह अप्रोच रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये फ्रेमवर्क आपके पर्सनल इमोशंस को आपके फाइनेंशियल डिसीजन से बिल्कुल अलग कर देता है। सेपरेशन आ जाता दोनों के बीच। हाँ, एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे चलता है, उसमें एक क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी होता है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज पहले से तय होती हैं। राइट। एक बिजनेस ओनर ये नहीं कहता कि आज मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट का दाम दुगना कर देना चाहिए। वो डेटा और रूल्स के हिसाब से चलता है। तो ट्रेडिंग में ये एसओपी कैसा दिखता है? ट्रेडिंग में एक बिजनेस प्लान का मतलब है पहले से ये तय करना कि एक ट्रेड में अकाउंट का कितना परसेंटेज रिस्क करना है, दिन का मैक्सिमम लॉस लिमिट क्या होगा और स्पेसिफिक किस चार्ट पैटर्न पर ही एंट्री लेनी है। ओके, मतलब बाउंड्री सेट करना। बिल्कुल। ये बिजनेस रूल्स एक न्यूरोलॉजिकल गार्ड रेल यानी एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। जब आपका एमिगडाला हाईजैक होने वाला होता है, जब लालच या डर हावी होने लगता है, तो ये प्री डिफाइंड रूल्स एक बैरियर बन जाते हैं जो इमोशन को एक्ट करने से रोकते। हाँ, वो ट्रेडर को उस बायोलॉजिकल इम्पल्स पर एक्ट करने से रोकते हैं। रूल्स ऑप्शनल नहीं होते, वो उस ट्रेडिंग बिजनेस का संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। गार्ड रेल्स वाला पॉइंट बहुत क्लियर है, पर चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं
और थोड़ा ब्रूटल रियलिटी को फेस करते हैं। श्योर। ये बिजनेस रूल्स बनाना, उन्हें पेपर पर लिखना या अपनी स्क्रीन के बगल में चिपका लेना, ये सब करने में बहुत मजा आता है और बड़ा लॉजिकल भी लगता है। हाँ, लगता है कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड है। राइट। एक नया ट्रेडर बड़े उत्साह से लिखता है कि मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स करूंगा और उसके बाद स्क्रीन बंद कर दूंगा। पर रियल टाइम में जब मार्केट खुलता है, नंबर्स लाल और हरे रंग में तेजी से नाचने लगते हैं और पहले 2 ट्रेड्स में लॉस हो जाता है। तब सारे रूल्स भूल जाते हैं लोग। वही तो। तब दिमाग कहता है एक ट्रेड और, पूरा लॉस कवर हो जाएगा। उस मोमेंट में पेपर पर लिखे हुए रूल्स कचरे के डब्बे में चले जाते हैं। ये बहुत ट्रेडर्स की कहानी है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ बिजनेस रूल्स बनाना काफी नहीं है, क्योंकि जब दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है तो उन रूल्स को पढ़ेगा कौन? उसके बाद का जो अगला कदम है वो इस पूरे डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे इमोशनल अवेयरनेस कहा गया है। बिल्कुल सही पकड़ा। रूल्स बनाकर उन्हें फॉलो ना कर पाना एक यूनिवर्सल समस्या है और इसका सॉल्यूशन ही इमोशनल अवेयरनेस है। ओके। बिना इस कॉन्सेप्ट के आपके पास दुनिया के बेस्ट रूल्स हों, तब भी आप उन्हें लाइव मार्केट में तोड़ देंगे। इमोशनल अवेयरनेस का सीधा सा मतलब है अपनी ही फीलिंग्स को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना और उन्हें आइडेंटिफाई करना। तो इसका बेसिक मतलब क्या है? ये है कि जैसा कुछ लोग कहते हैं कि अपने अंदर एक तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। तीसरा नेत्र? हाँ, पर ऑनेस्टली ये तीसरा नेत्र या थर्ड आई वाला आइडिया बहुत मिस्टिकल और हवा हवाई लगता है। आम इंसान को समझ नहीं आता कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। अगर मैं इस इमोशनल अवेयरनेस को एक मॉडर्न मैकेनिक्स की तरह देखूं, तो क्या ये एक कार के डैशबोर्ड वार्निंग लाइट जैसा है? डैशबोर्ड वार्निंग लाइट, इंटरेस्टिंग, बताइए कैसे? जैसे गाड़ी चलाते वक्त अगर इंजन ओवरहीट हो रहा हो तो डैशबोर्ड पर एक लाल लाइट ब्लिंक करने लगती है। वो लाइट गाड़ी को जबरदस्ती रोकती नहीं है, पर ड्राइवर को अलर्ट जरूर कर देती है कि भाई साहब अभी रोको वरना इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। परफेक्ट एनालॉजी है ये। तो क्या एक ट्रेडर को अपने दिमाग में एक ऐसी ही वार्निंग लाइट सेट करनी पड़ती है जो बताए कि डर या लालच पैदा हो रहा है? ये वार्निंग लाइट वाली एनालॉजी बहुत सटीक और प्रैक्टिकल है। उस मिस्टिकल तीसरे नेत्र से बेहतर है इसको एक साइकोलॉजिकल डैशबोर्ड की तरह समझना। राइट। में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। गुस्सा आता है या डर लगता है, आमतौर पर एक नया ट्रेडर उस गुस्से में बह जाता है और बिना सोचे दूसरा ट्रेड ले लेता है, जैसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो गुस्से में है। लेकिन इमोशनल अवेयरनेस का प्रोसेस ये करता है कि वो ट्रेडर को 1 सेकंड का पॉज लेने पर मजबूर करता है। वो ब्लिंक होती हुई लाल लाइट देखकर। हाँ, वो डैशबोर्ड की वार्निंग लाइट ब्लिंक होती है और ट्रेडर अपने आप से कहता है मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं अब इरैशनल हो रहा हूँ। पर एक बात बताइए, इस ऑब्जर्व करने से होता क्या एग्जैक्टली? सिर्फ पता होने से गुस्सा तो नहीं चला जाएगा ना? ये सबसे बड़ा मैजिक है इस प्रोसेस का। जैसे ही आप एक्टिवली कॉन्शियसली ये पहचानते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आपका दिमाग का ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली बदल जाता है। सच में? हाँ, ब्लड फ्लो इमोशनल सेंटर यानी एमिगडाला से हटकर लॉजिकल सेंटर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो एक मोमेंट का रिकग्निशन उस इमोशन की पावर को आमतौर पर आधा कर देता है। वाह, तो सिर्फ ऑब्जर्व करने से फिजिकल बायोलॉजी बदल रही है दिमाग की। बिल्कुल। एक सक्सेसफुल ट्रेडर लाइव मार्केट में हमेशा खुद से पूछता रहता है, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम ने सिग्नल दिया है या इसलिए क्योंकि मैं अपना सुबह का लॉस कवर करने के लिए डेस्परेट हूँ? राइट, मोटिव्स को क्वेश्चन करना। जब वो वार्निंग लाइट दिख जाती है तभी आप गाड़ी साइड में लगा सकते हैं और ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। दिस मेक्स सो मच सेंस नाउ। इमोशनल अवेयरनेस सिर्फ एक फैंसी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिजिकली आपके ब्रेन के ब्लड फ्लो को रीडायरेक्ट करने का एक मैकेनिकल टूल है। एग्जैक्टली। पर दिमाग के अंदर चलने वाला ये थॉट प्रोसेस, ये वार्निंग लाइट का सिस्टम रोजाना हकीकत में काम करे, इसके लिए स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना? हाँ, हवा में उड़ते विचारों को जमीन पर लाने के लिए आदत यानी हैबिट्स चाहिए। बुक में एक फ्रेमवर्क बताया गया है, कंसिस्टेंसी का फ्रेमवर्क, जिसमें प्री मार्केट प्लानिंग, ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन और पोस्ट मार्केट रिव्यू यानी जर्नलिंग की बात की गई है। ये तीनों पिलर्स हैं। Here's where it gets really interesting, क्योंकि अगर हम इन रूटीन्स को एक हाई स्टेक स्पोर्ट्स मैच से कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। स्पोर्ट्स मैच वाली एनालॉजी यहाँ बहुत फिट बैठती है, क्योंकि ट्रेडिंग भी तो एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ही है। एग्जैक्टली। सोचो, एक प्रोफेशनल एथलीट सीधे ग्राउंड पर जाकर खेलना शुरू नहीं करता, उसका एक प्री गेम वार्म अप होता है। ट्रेडिंग में प्री मार्केट प्लानिंग
उस मैच से पहले की वार्म अप और स्ट्रेटजी बनाने की तरह है। बिल्कुल। आप ग्राउंड पर उतरने से पहले ओपोनेंट यानी मार्केट एनवायरनमेंट और खुद के मेंटल लेवल्स को चेक करते हैं। फिर आता है एक्चुअल मैच यानी मार्केट आवर्स। जहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। वहां पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और इमोशनल अवेयरनेस मेंटेन करना एक्चुअल मैच खेलने जैसा है, जहां पूरा फोकस सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन पर होता है। और मैच खत्म होने के बाद सबसे अहम हिस्सा आता है, पोस्ट मार्केट रिव्यू। जो लोग सबसे ज्यादा स्किप करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक एथलीट मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठकर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बार-बार देखता है ताकि अपने फुटवर्क या स्विंग की गलतियां निकाल सके। यहाँ इसी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले हिस्से को जर्नलिंग कहा गया है। सही कहा। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक नॉर्मल आदमी के लिए ये जर्नलिंग एग्जैक्टली कैसे काम करती है। सिर्फ लॉस या प्रॉफिट लिखने से बिहेवियर कैसे बदल सकता है? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या सिर्फ प्रॉफिट लॉस का नंबर लिखना जर्नलिंग है? बिल्कुल नहीं, वो तो अकाउंटिंग है। राइट, एक P&L स्टेटमेंट है बस। एक ट्रू ट्रेडिंग जर्नल एक बिहेवियर ट्रैकिंग मिरर की तरह काम करता है। जब आप हाथ से या टाइप करके जर्नल में लिखते हैं कि ट्रेड लेते वक्त आप कैसा फील कर रहे थे, तब आप उस इवेंट को और उसके साथ जुड़े इमोशन को डीकपल कर देते हैं। डीकपल मतलब उन्हें अलग-अलग कर देते हैं। हाँ, एक अच्छी जर्नल आपके उन हिडन पैटर्न्स को पकड़ती है जो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है जर्नल डेटा एनालाइज करके एक ट्रेडर को पता चले कि पिछले 3 महीने में उसने जितने भी बड़े लॉसेस किए हैं वो सब दोपहर 2 बजे के बाद हुए हैं। अच्छा, क्योंकि वो थक जाता है। एग्जैक्टली, वो थक जाता है और बोर होकर ओवर ट्रेड करने लगता है। या फिर हो सकता है हर सोमवार को वो मार्केट खुलते ही फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट में आकर गलत ट्रेड लेता है। वाओ, ये तो पैटर्न रिकग्निशन हो गया अपने खुद के बिहेवियर का। जब तक ये डेटा सामने नहीं आएगा, ट्रेडर हर हफ्ते वही गलती दोहराएगा। जर्नलिंग अनकॉन्शियस हैबिट्स को कॉन्शियस लेवल पर लाती है, जहां उन्हें फिक्स किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी का यही एकमात्र रास्ता है। ये ब्लाइंड स्पॉट्स वाली बात सच में आई ओपनिंग है। जर्नल एक डेटा ड्रिवन टूल बन जाता है आपकी खुद की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब मैं इस चर्चा में एक सबसे हार्ड हिटिंग प्रैक्टिकल रियलिटी चेक लाना चाहता हूँ। कहिए। एक ट्रेडर ने पूरी मेहनत की, उसने प्री मार्केट प्लानिंग की, उसकी जर्नल अप टू डेट है, मार्केट खुलने पर उसने अपना डैशबोर्ड वार्निंग लाइट ऑन रखा, एकदम डिसिप्लिन रहा, उसने अपने सेटअप का वेट किया और ट्रेड लिया। उसने टेक्निकली और साइकोलॉजिकली सब कुछ परफेक्टली किया और फिर भी उस ट्रेड में भारी लॉस हो गया। ये होता है और अक्सर होता है। क्योंकि मार्केट किसी परफेक्शन की गारंटी नहीं लेता। पर उस पल में जब लगता है कि मैंने तो सब रूल्स फॉलो किए फिर भी सजा मिल रही है, तब अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन का तूफान उठता है उसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। नेचुरल है, इंसान का दिमाग अनफेयरनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वही ना। तो इस आखिरी हिस्से में जहां बुक लॉसेस को एक्सेप्ट करने की बात करती है, क्या सच में एक लॉस को बिना दर्द के एक्सेप्ट करना प्रैक्टिकल है? आई मीन, पेन तो होगा ना? आपने एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन को डिस्क्राइब किया है। दिमाग अनफेयरनेस को बिल्कुल फिजिकली वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे फिजिकल पेन को प्रोसेस करता है। ओह, इसलिए इतना बुरा लगता है? इसलिए लगता है कि रूल्स फॉलो करने के बाद भी लॉस क्यों हुआ। लेकिन यहीं पर प्रोफेशनल और एमेचर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। और वो शिफ्ट क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि इस बिजनेस में सक्सेस का मतलब 100% विन रेट नहीं होता। अगर किसी की स्ट्रैटेजी सिर्फ 50% टाइम काम करती है और वो रिस्क रिवॉर्ड ठीक रखता है, तो भी वो हाईली प्रॉफिटेबल बन सकता है। राइट, नंबर्स उनके साइड पर होते हैं। बुक समझाती है कि लॉस को एज अ फेलियर या एक पर्सनल हार की तरह देखना बंद करना होगा। इसे एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखना चाहिए। बिजनेस एक्सपेंस, इसको थोड़ा और खोलकर समझाइए ना। जैसे एक दुकान या रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ की सैलरी या रेंट देना पड़ता है। हाँ, ओवरहेड्स होते हैं। वो पैसा आपकी जेब से जाता है, पर आप उसके लिए रोते या फ्रस्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस चलाने के लिए ये ऑपरेशनल कॉस्ट है। माइंडसेट का फर्क है। वैसे ही ट्रेडिंग के बिजनेस में मार्केट को दिया गया लॉस एक ऑपरेशनल कॉस्ट है। जब एक ट्रेडर इस बात को गहराई से समझ लेता है और अपनी साइकोलॉजी को इस रीफ्रेमिंग के साथ ट्रेन कर लेता है, तो फ्रस्ट्रेशन खत्म होने लगता है। तो लॉस बुरा नहीं है अगर वो लिमिट में है। अगर लॉस आपके रूल्स और लिमिट के अंदर हुआ है तो वो एक अच्छा लॉस है। उसने आपको आगे लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिके रहने का चांस दिया है। एक बिजनेस एक्सपेंस,
वाकई ये एक ब्रिलियंट रीफ्रेमिंग टेक्निक है। अगर दुकान का रेंट देने में दुख और गुस्सा नहीं आता, तो एक कैलकुलेटेड रूल बेस्ड लॉस लेने में भी पर्सनल इंसल्ट फील नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि दुनिया की किसी भी इंडिकेटर, चार्ट या डेटा से 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद के दिमाग और बायोलॉजी को समझना है, जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। अगर हम इन सारी बातों को एक जगह समेटें तो क्लियर कंक्लूजन ये है कि लंबा मुनाफा या लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी एक परफेक्ट एंट्री स्ट्रैटेजी से नहीं आती। वो आती है जब आप डर और लालच जैसे स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल रिएक्शंस को एक ठोस बिजनेस स्ट्रक्चर, डेली रूटीन्स और इमोशनल अवेयरनेस की उस डैशबोर्ड वार्निंग लाइट के जरिए बाईपास करना सीख लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं है। सही में लाइफ में जहां भी आपको हाई प्रेशर रिस्क वाले डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे करियर स्विच करना हो, बिजनेस डील करनी हो या रिलेशनशिप्स हैंडल करने हो, सुनने वाले लोग इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन और इमोशनल अवेयरनेस की आदत को अपनी आम जिंदगी में भी बहुत आसानी से उतार सकते हैं। सफलता की सबसे सॉलिड फाउंडेशन सच में यही है कि आप मार्केट के चार्ट पैटर्न्स को समझने से पहले अपने दिमाग के बिहेवियरल पैटर्न्स को समझें। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक ऐसी प्रोवोकिंग और अहम बात उठती है जो पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ती है। बोलिए। अगर ट्रेडिंग का पूरा खेल बाहर के स्क्रीन डेटा से ज्यादा दिमाग के अंदर चल रहे न्यूरोकेमिकल डेटा को एनालाइज करने का है, तो क्या दुनिया का एक बेहतरीन और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में किसी भी इंसान को सबसे पहले अपना खुद का सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खुद अपने अंदर झांक कर ढूंढना होगा जो इस हाई स्टेक्स दुनिया में कदम रखना चाहता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए रोचक विषय के साथ वापस आएंगे।